सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वॉर्म वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर आज आप क्या लेके आए हो? आज हम लेके आए हैं सर आपके लिए चैप्टर 2 का फाइनल पार्ट, जिसमें आपको SA402 के बारे में जानकारी मिलेगी। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही जोरदार ऐसे है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट इसको हमने एक ईजी वे में बना दिया है। सो आपका SA402 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। एग्जाम के पहले रिवाइज करना है, 10 मिनट के अंदर खत्म। ये वीडियो देखो, इसके बाद आप 10 मिनट के अंदर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA402 खत्म कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम ऑफ योर्स, लेट्स स्टार्ट SA402। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? क्या नाम है? SA402 का नाम है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। सर ये कौन सी बला है? सो देखो इसमें क्या है कि आपका पेज नंबर है बॉस, पेज नंबर क्या आ गया आपका? पेज नंबर 2.40 है। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं ये मेरा। सो SA402 का नाम क्या है? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली SA402 डील कब करता है? SA402 डील करता है जब यूजर एंटिटी यूज कर रही है सर्विसेज ऑफ ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। अभी देखो 4 चीजें होती है। देखो इस ऐसे में 4 चीजें काम में आएगी। एक तो आपका यूजर ऑडिटर, फिर आपका यूजर एंटिटी, फिर थर्ड वन इज सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो 4 पर्सन होंगे। सर यूजर ऑडिटर कौन होता है? अपन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं। सर सर्विस ऑडिटर कौन होगा? वो भी अपन ही होंगे, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर। सर यूजर एंटिटी कौन होगी? जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, जिसकी फाइनेंशियल्स की अपन ऑडिट कर रहे हैं। और सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गया? जो अपने को सर्विसेज दे रहा है। अब जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने सोचा कि यार अपन पेरोल को आउटसोर्स कर देते। सो आउटसोर्स करना है मुझे पेरोल को। सो मैंने एक बेस्ट एंड पेरोल कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। सो वो मेरे लिए क्या हो गई? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो मुझे क्या दे रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो आपका ये पहला पैरा है, रीड ओनली पैरा है। सो इसको आप इग्नोर करो, रीड ओनली पैरा है। सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है। थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोवाइड करती है सर्विस टू यूजर एंटिटी। ये जो मैंने साइड में लिख रखा है ना, आप इसको वीडियो पॉज कर करके आप इसको लिख लेना, आपके लिए बहुत ही इजी साबित होगा। सर्विस ऑडिटर क्यों कौन होता है सर? सर्विस ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो प्रोवाइड करता है अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल कितने इफेक्टिव है, उस पर अश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है सर्विस ऑडिटर। ठीक है सर, समझ गए सर? ये पेरा रीड ओनली है, सो अपन पढ़ नहीं रहे। आप लोग खाली पढ़ सकते हो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब सर मेरे को जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज दे रही है, क्या मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है कि वो होगी ही? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जैसे कोई काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट होती है, कि भाई हम तुमको लाइक पेपर सप्लाई करेंगे, पेपर सप्लाई क्या, हम लोग तुमको बताएंगे कि फॉर्मेट कैसा रखना है, प्रेजेंटेशन हम एक्सपर्ट है हम लोग, ठीक है, प्रेजेंटेशन हम लोग आपको बना के देंगे, आप कंटेंट राइटर हो गया, या ऐसी सारी सर्विसेज हो गई जो हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करते हैं। क्या वो हमारे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है, महत्वपूर्ण है? नहीं है। सो सर ऐसी कौन सी सर्विसेज होगी जिससे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? सो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये पैरा खाली रीड ओनली है, ये पैरा खाली रीड ओनली है, सो आप इसको इग्नोर करो। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस आर पार्ट ऑफ ए यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इफ दीज सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मेरे लिए SA402 अप्लीकेबल हो जाएगा अगर मेरा ये रेलेवेंट है टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दीज सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो सर्विसेज दी है वो अफेक्ट कर रही है इन 6 चीज़ों को, ये 6 पॉइंट्स को अगर अफेक्ट कर रही है तो मेरा SA402 अप्लीकेबल हो जाएगा। जस्ट ए मिनट SA402 अप्लीकेबल हो जाएगा। सो ऐसे क्या चीज हो गई? सो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब देखो मैंने ये बाजू में साइड में शॉर्टकट लिख रखा है कि सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है। जैसे मेरा कोई भी सर्विस है जो मैं ले रहा हूँ, वो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, बेसिकली बोले तो पेरोल, जो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट और एक्सपेंसेस है, उसी को मैंने आउटसोर्स कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? स्कोट हो गया, एक सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया। तो वेदर
इट विल बी कवर, मतलब SA402 एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल होगा। दूसरा, प्रोसेसर ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर करता है टू GL और रिपोर्ट होता है FS के अंदर, जो डायरेक्टली रेलेवेंट है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रखा हूँ, बुक कीपिंग की सर्विसेज मैंने आउटसोर्स कर रखी है, मेरे इंटरनल अकाउंटेंट्स नहीं है, बाहर की CA फर्म है, वो उनको मैंने सर्विसेज दे रखी है, बेसिकली उनको मैंने आउटसोर्स कर रखी है। सो दीज प्रोसेस आर रिलेटेड टू, मतलब वो पोस्टिंग किस में करते हैं, GL में, और जो GL जो रिपोर्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर। सो वो मेरे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा चीज हो गई अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। काफी सारे सर्विसेज काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी सर्विसेज देती है कि भाई हम लोग आपका इनवॉइस मेंटेन करेंगे, इनवॉइस को सीक्वेंस वाइज मेंटेन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखेंगे हम लोग आपका। सो ऐसी सारी सर्विसेज जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दे, जैसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, वो सब लोग हम लोग संभाल के रखेंगे आपके लिए प्रॉपर। बहुत सारे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं एंटिटी में, तो उसका पूरा सिनॉप्सिस बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो सारी बना के रखेंगे। तो वेदर दीज आर कवर्ड, यस दीज आर ऑल्सो कवर्ड। इवेंट और कंडीशंस जो इनसिग्निफिकेंट है ऐसी इवेंट और कंडीशन जो इनसिग्निफिकेंट है, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो यूजर एंटिटी है उसने कैप्चर कैसे किया है इवेंट एंड कंडीशन जो अदर देन सिग्निफिकेंट पोर्शन है। मतलब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है मेरा, लेकिन हाउ द यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट एंड कंडीशन अदर देन ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो अदर इंफॉर्मेशन होती है, सपोज अदर इंफॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल हो सकती है या मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, अदर इंफॉर्मेशन। सो वो एंटिटी का जो यूजर एंटिटी का सिस्टम है वो कैसे कैप्चर करता है, वो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। फिर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द यूजर फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। मतलब जो मेरी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, जो मैं फाइनेंशियल्स बनाता हूँ, जो मैं एंटिटी प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रही है और डिस्क्लोजर ले रही है, वो उनको इफेक्ट करता है। मतलब जो मैंने सर्विसेज ले रखी है क्या उनको भी इफेक्ट कर रहा है, क्या इन चीज़ों को भी इफेक्ट कर रहा है कि भाई और कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। सो बेसिकली 6 आइटम्स क्या क्या हो गए कि ऐसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको अफेक्ट कर रही है ये सर्विसेज, या दूसरी ये सर्विसेज इफेक्ट कर रही है मेरे प्रोसेसर जो GL में रिपोर्टिंग होती है और डायरेक्टली रिपोर्ट कहाँ होता है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तीसरी चीज रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वो क्या बोल रही है और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन को वो अफेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज कि भाई मेरे एंटिटी का जो यूजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो यूजर एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसने कैप्चर कैसे की इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर रहा है। एंड सिक्स्थ वन इज कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। सो आप देखोगे जर्नल एंट्रीज हो गया, GL हो गया, सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड एस्टिमेट्स हो गया, आपका क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन जो सिग्निफिकेंट है वो सारी चीजें हो गई, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए। सो ये सारी चीजों को अगर मेरी सर्विसेज इफेक्ट कर रही है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल हैव टू अप्लाई SA402 एंड आई विल टेक द अंडरस्टैंडिंग एज पर द पैराज गिवन इन SA402। सो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये पैरा रीड ओनली है, सो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये पूरा ऑब्जेक्टिव रीड ओनली है। खाली ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि आपको क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्ट ऑन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। कि भाई जो सर्विसेज दे रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसका रेलेवेंस कितना है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और मेरी ऑडिट के लिए, और आपका इफेक्ट क्या आ रहा है इंटरनल कंट्रोल पे। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। रीड ओनली पैरा है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन टाइप 1 रिपोर्ट क्या बोलती है, टाइप 1 रिपोर्ट बोलती है 8 स्पेसिफाइड डेट, मतलब एक 8 पर्टिकुलर डेट पे टाइप 1 रिपोर्ट आपका डिस्क्रिप्शन देती है कि बेसिकली जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज दे रही है, एक तो उसका डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर और मैनेजमेंट कि भाई उन्होंने जो सर्विसेज दी वो बराबर है या नहीं, और उनका कंट्रोल कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं। वो ऑन स्पेसिफाइड डेट देता है, और ये क्या देता है, ऑन स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब अप्रैल टू दिसंबर। और वो देगा जो टाइप 1 रिपोर्ट है वो देगी खाली ऑन स्पेसिफाइड डेट कि भाई ऑन एग्जैक्ट 25 दिसंबर, मतलब रैंडम बेसिस पे अगर सैम्पलिंग किया हो कि भाई मेरे को 30 सितंबर की बताओ टाइप 1 रिपोर्ट, सो वेदर दैट वाज इफेक्टिव और नॉट। और टाइप 2 रिपोर्ट क्या हो गई कि भाई मुझे अप्रैल टू दिसंबर का जानना है कि बराबर है या नहीं।
फिर आता है सर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरा। अब हमारा SA402 एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक अंडरस्टैंडिंग था, अभी जबरदस्त एक्चुअल में हमारा SA402 स्टार्ट हो रहा है। SA402 क्या बोलता है? ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज। आपको सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सो आप कैसे लोगे? द यूजर ऑडिटर just a minute. The user auditor shall obtain an understanding of how a user entity uses the services of service organization in the user entity's operation. User auditor shall obtain understanding how a user auditor uses the service organization, services of a service organization. मतलब user auditor कैसे obtain करेगा understanding? user auditor जो हम लोग हैं of user entity यूजेस द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर सिंपल सी बात है, यूजर एंटिटी है जो यूज कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है उन सर्विसेज की। तो हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे और क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको, मैंने बढ़िया सा शॉर्टकट में बना दिया, 4 पॉइंट है लेकिन बढ़िया सा शॉर्टकट में बना दिया आपके लिए कि भाई आपको ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग, आपको ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग how user entity uses the services of service organization. How user entity uses the service of service organization. We have to obtain the understanding what are the nature of services. नेचर क्या है सर्विसेज का? पहले तो देखो, यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर द नेचर ऑफ सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू द यूजर एंटिटी, इंक्लूडिंग। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा आपस में, या फिर उनकी यूजर मैनुअल होगी, और रिपोर्ट होगा सर्विस ऑडिटर का। सो हम लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स, कि भाई जो सर्विसेज मैं ले रहा हूँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, उन नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का, और मटेरियलिटी कितना है, मेरे फाइनेंशियल्स के लिए कितना मटेरियल है वो आइटम। ठीक है। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच के संबंध कैसे है, रिलेशनशिप कैसा है? सो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं? डिग्री ऑफ इंटरेक्शन रेफर्स टू the extent to which a user entity is able to and implement effective control over the processing performed by service organization. How user entity can have effective control over the services provided by service organization. For example, a high degree of interaction exists between the activities of user entity and those at the service organization when the user entity authorizes transaction and the service organization process. मतलब user entity ट्रांजेक्शन जब ऑथराइज कर देगी तभी वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? प्रोसेस करेगा मेरे ट्रांजेक्शन को। और नेचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप? मतलब रिलेशनशिप कैसा है उन दोनों के बीच। सो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है सर्विसेज की, तो आपको 4 चीज़ें करनी है। यूजर ऑडिटर 4 चीज़ें करनी है कि सबसे पहले तो उसको देखना कि नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है। दूसरा, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन और सर्विस प्रोवाइडेड क्या है। मतलब नेचर ऑफ सर्विस देख लिया, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन देखेगा, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना, इंटरेक्टिव है या नहीं है वो लोग, बोरिंग तो नहीं है ना, और नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। 4 चीज़ें देखेगा और उसको मिल जाएगी क्या? अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली वापस 4 पॉइंट अपन रिपीट करते हैं कि सबसे पहला हो गया मेरा नेचर ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग देयर सिग्निफिकेंस। मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ में बोलना है मेरे। जैसे बोलते हैं ना वो गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, वैसे का वैसे ही। नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो वापस नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। सो 4 पॉइंट हम लोगों ने देखे कि भाई हमें ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैंने इधर साइड में लिख रखा है ना, ये जो मैंने ये सब चीज़ें लिख रखी है ना, ये आप लोग प्लीज़ नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम। ये बोलते हैं ना लास्ट डे रिविजन नोट्स। सो यहाँ पे आपको मैं बनवा रहा हूँ साथ में, ठीक है ना। फिर लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक प्योर समरी सेट दे दूंगा आपको कि भाई आपको यही पढ़ना है और अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोगों ने ख़त्म कर ली, ठीक है। अभी देखो होता क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है, ये दोनों पैरा रीड ओनली है, ठीक है ना, यू कैन जस्ट इग्नोर। सिंपल ये क्या बोलता है कि ऑडिटर जो यूजर ऑडिटर है ना, उसको इवेल्युएट भी करना है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल एट यूजर एंटिटी। सो बेसिकली कि जो यूजर ऑडिटर है, अब ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कितना है और डिजाइन कैसा किया है कंट्रोल्स का ऑफ यूजर एंटिटी का, और उसको ये भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंट क्या है सर्विसेज का और उसका इफेक्ट क्या है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे,
ताकि वो बेसिस बना सके, आइडेंटिफाई कर सके आरएमएल। अब सपोज मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ पूरा स्टोरी समझाने के लिए। मैंने पेरोल जैसे दे दिया, मेरी XYZ कंपनी लिमिटेड है, उसका मैं CFO हूँ, मैंने आउटसोर्स कर दिया ZCE लिमिटेड या बेस्ट पेरोल एंड कंपनी लिमिटेड को, और मैंने बोला कि पेरोल का सारा काम तुम ही लोग ही संभालोगे, ठीक है। अब मैं यूज़र ऑडिटर, मेरा जो यूज़र ऑडिटर आएगा वो क्या देखेगा, सबसे पहले तो नेचर ऑफ सर्विस क्या है, पेरोल, ठीक है। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना है, अब मंथली होता है, सो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन इज गुड। नेचर ऑफ सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, पेरोल कर रहा है, मेरे फाइनेंशियल को इफेक्ट कर रहा है, यस मेरे फाइनेंशियल को इफेक्ट कर रहा है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी कुछ भी नहीं है, जस्ट वी आर आई एम यूजर एंटिटी एंड ही इज़ माई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो उतना बात खत्म। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद वो क्या करे, अब काफ़ी बार क्या होता है कि भाई उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। मैनेजमेंट, मेरा इंटर्न जाता है, मैं CA हूँ, वहाँ का यूज़र ऑडिटर हूँ। अब मेरा जो इंटर्न है या मेरे जो नीचे CA काम करते हैं, मैंने उनको भेजा कि यार तुम आना इनसे समझ के आओ कि ये क्या चीज़ है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमने आउटसोर्स कर रखा है, तो ये क्या है। लेकिन मैनेजमेंट भगा देता है कि भाई हम लोगों को नहीं पता ये सब क्या है, तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। तो वो यूज़र ऑडिटर बोलेगा कि यार मैंने तो अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, सर अब मैं क्या करूँ। तो दौड़ा मेरे पास इंटर्न आएगा, बोलेगा सर वो लोग तो इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे कि ये चीज़ क्या हो रही है, ये जो इन्होंने ब्रह्मांड रचाया है वो क्या है, वो समझ नहीं आ रहा है सर। तो हमें क्या करना है सर, तो हमें सर ये करना है, हमको ऑब्टेन करनी है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। हम क्या करेंगे, यूज़र ऑडिटर होशियार होगा, मेरे तरह होगा, क्योंकि उसने ऐसे 402 पढ़ रखा है आपकी तरह। सो आपको भी क्या करना है कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है कि भाई हमें टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दो, ठीक है ना। फिर हमको ये भी बताओ, और फिर आप कांटेक्ट करो डायरेक्टली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आपने इन्वॉइस किया होगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन किया होगा, तो वहाँ पे इन्वॉइस आया होगा और इन्वॉइस में नाम नंबर सब अता पता सब होता है, ठीक है। तीसरा आप क्या कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो, आप विजिट भी कर सकते हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, और परफॉर्म कर सकते हो प्रोसेसर जो प्रोवाइड करे आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अभी पेरोल है, पेरोल के लिए आप क्या करोगे, आप सैलरी देखोगे कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी है या जो अग्रीड सैलरी है उससे ऊपर तो नहीं दी है। लास्ट में आप क्या करोगे, यूज़ करोगे अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसेसर। अब मैंने ये वाला काम, अब मैं अहमदाबाद को, और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली की है। सो मैंने वहाँ, जो मेरी दिल्ली ब्रांच है, वहाँ पे मैंने बोल दिया कि आप एक काम करो यार, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे ये लिस्टेड ऑडिट प्रोसेसर है, ये आप परफॉर्म करके आओ। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमें 4 चीज़ें करनी है। हमें ऑब्टेन करना है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, हमें ऑब्टेन करना है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, हमें कॉन्टैक्ट करना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, हम लोगों को विजिट करना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसेसर। सो हम लोगों ने सर 4 चीज़ें पढ़ी कि अगर हमारा यूज़र एंटिटी, हमारा सर्विस ऑडिटर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सॉरी यूज़र एंटिटी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, जस्ट अ मिनट, हमको यूज़र एंटिटी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, तो हम क्या करेंगे सर, हम ऑब्टेन करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। दूसरा हम कॉन्टैक्ट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा हम लोग उन पे धावा बोल देंगे, बेसिकली विजिट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा इज हम यूज़ करेंगे अनदर ऑडिटर। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मेरी होती है। अभी यूज़ कर रहे हैं अपन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। देखो अगर ऑडिटर यूज़ कर रहे हैं, देखो अपन ने एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, खाली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, रीड ओनली पे रहा है। अगर ऑडिटर यूज़ कर रहा है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, अब टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच का रिश्ता क्या है, उसको वो 4 चीज़ें जाननी है। तो वो 4 चीज़ें कैसे जान सकते हैं कि हमने पढ़ा कि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले ले, कॉन्टैक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर ले, और विजिट कर ले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, और यूजिंग द अनदर ऑडिटर। ठीक है, ये 4 चीज़ों से वो कर सकते हैं। अब ये 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़, उसने अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करी है, तो जो मेरा यूज़र ऑडिटर है उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई यूज़र ऑडिटर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि सर्विस ऑडिटर कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट है। सर्विस ऑडिटर है ना जो मेरा, वो कॉम्पिटेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, और एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड। सो मैं बेसिकली बोलूँ कि भाई जैसे मैं ऐसे को फॉलो करता हूँ, तो उसके भी जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है वो उनको फॉलो करें, और कॉम्पिटेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चालू मालूम, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पेरोल संभालना है और पता चले एक सिंगल प्रोप्राइटर फर्म है वो पेरोल कर रहा है, सिंगल पर्सन, और मतलब 10,000 20,000 एम्प्लॉयज, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनका पेरोल कर रहा है। सो दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट और दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। मे बी एक ये चीज़ है यूजिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। सो ये रीड ओनली है, जस्ट इसका मैंने छोटा सा सारांश बनाया।
अब ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए. If the user auditor plan to use a type 1 or type 2 report as audit evidence to support the user understanding about the design and implementation of control at the service organization, the user auditor shall. अब user auditor को पता चला कि भाई मुझे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट से मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल गई और मुझे ये भी पता चल गया कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट भी है और एडिक्वेट भी है और वो फॉलो भी कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स को. तो मुझे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई इवेलुएट करना है, मुझे इवेलुएट करना पड़ेगा. अगर मैं टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एज ए ऑडिट एविडेंस ले रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को इससे कंफर्ट आ जाएगा, तो मुझे क्या चीज़ें करनी है, यूजर ऑडिटर को क्या करना है कि इवेलुएट करना है कि वेदर द डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट डेट और फॉर ए पीरियड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर ऑडिटर पर्पस. अब देखो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में जो पीरियड कवर कर रखा है, जैसे मैंने बोला टाइप 2 रिपोर्ट है वो पीरियड स्पेसिफाई होता है. अब उसमें पीरियड हुआ जनवरी टू दिसंबर 2022, तो जनवरी टू मार्च का कहाँ से लाओगे. सो जनवरी टू दिसंबर है, तो जनवरी टू दिसंबर तो आपके लिए यूज नहीं आएगा क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल की अप्रैल टू मार्च, तो ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. सो आपको ये भी देखना कि भाई जो डिजाइन है और जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ कंट्रोल का वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. ठीक है, इवेलुएट करना आपको सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस. जो आपको एविडेंस मिला है, जो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट आपको मिली है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो आपको इवेलुएट करना है. और तीसरी चीज, वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल आइडेंटिफाइड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेवेंट टू द यूजर एंटिटी. अब देखो काफी बार क्या होता है कि जैसे हम लोग कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार ये सारे रिस्क तो आपने कैप्चर कर लिए बट एक ये रिस्क कैप्चर नहीं हो रहा है आपका. सो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री रिस्क है, इसको आप कर सकते हो. लेकिन एंटिटी को लगता है, एंटिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोलते हैं कि यार ये इनमैटेरियल है और फालतू हमारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज बढ़ाएगा, सो हम लोग वी विल नॉट डू दिस. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अगर वो देता है अपनी रिपोर्ट के अंदर. काफ़ी बार अपन भी इंटरनल ऑडिट में देते हैं कि यार दीज आर द सिस्टम इंप्रूवमेंट पॉइंट्स यू शुड इम्प्लीमेंट, बट ठीक है वो एंटिटी के ऊपर होता है कि भाई तुमको करने या नहीं करना. तो सेम चीज़ आपको भी देखना कि उसने कोई रिकमेंडेशन कराएगा और रिकमेंडेशन कराया तो वो कितना इंपॉर्टेंट है यूजर एंटिटी के लिए. ये रीड ओनली पैरा है मेरा, रेस्पॉन्डिंग टू द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फालतू पैरा है, आप छोड़ सकते हो. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक ये इंपॉर्टेंट अपना रहेगा और बाकी अपना खत्म है. 6.7 आपका फालतू है, 6.8 भी आपका फालतू है, रीड ओनली है, मैं पढ़वा दूंगा भले ही, लेकिन ठीक है. सो 6.6 क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. व्हेन द यूजर ऑडिटर रिस्क असेसमेंट इंक्लूड एन एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. कि भाई जो मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके वहाँ कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं. सो यूजर ऑडिटर को क्या करना है, ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दोज कंट्रोल फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर. अभी मुझे ये पता है, मैंने इंक्वायरी की मैनेजमेंट से और मुझे पता चला कि भाई जितने भी कंट्रोल है और मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बढ़िया. तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो सबसे पहले मैं ये कर सकता हूँ कि एक तो ऑब्टेन कर लूँ टाइप 2 रिपोर्ट क्योंकि वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगी, स्पेसिफाइड डेट के लिए तो चाहिए नहीं मुझे, किसके लिए चाहिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए. दूसरा परफॉर्म करूंगा अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग कर लूँगा यार, RAC मंगवा लूँगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की और आप लोगों ने क्या क्या चेक किया और यूज़ कर लूँगा अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल. सो बेसिकली मुझे 3 ही काम करने हैं, ऑब्टेन करना है टाइप 2 रिपोर्ट, परफॉर्म करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड थर्ड वन इज यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल. अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप यूज़ कर रहे हो टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस, सेम चीज़ ऊपर जो कहानी लिखी है हम लोगों ने, दैट कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने ये बोला कि भाई कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. सर खिचड़ी पक गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. अरे शांति रखो बाबा, पहले तुम सुनते जाओ, फिर मैं तुम्हारा ये पूरा जो ऐसे ना वो इतना बढ़िया माइंड मैप करा दूंगा कि नहीं, इतना बढ़िया माइंड मैप करवा दूंगा तुमको कि तुम्हें दिक्कत आएगी ही नहीं. थोड़ा सा ध्यान से सुनो. अब आप टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए. टाइप 2 रिपोर्ट मेरा क्या होता है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है कि कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. सो अगर इफ यूजर ऑडिटर प्लान टू यूज ए टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस दैट कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइप 2 रिपोर्ट को मैं ऑडिट एविडेंस, टाइप 2 रिपोर्ट को ही मैं फाइनल सबूत मान के मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई कंट्रोल इफेक्टिव है. तो यूजर ऑडिटर को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वेदर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. टाइप 2 रिपोर्ट कौन देगा, सर्विस ऑडिटर. अब सर्विस ऑडिटर कौन हो गया, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है. तो अगर मैं उसकी रिपोर्ट पे रिलाई करता हूँ
एंड आई एम नॉट डूइंग द कंट्रोल टेस्टिंग, मतलब मैं खुद ट्रांजेक्शन लेवल पे जाके चेक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली रिपोर्ट से कंफर्ट ले रहा हूँ. सो व्हाट आर द थिंग्स वी मस्ट मतलब टेक केयर ऑफ. सो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इवेलुएट करना, आई हैव टू इवेलुएट. अगर मैं खाली रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं कंट्रोल जाके मैं ट्रांजैक्शन जाके टेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे ये इवेलुएट करना है कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिज़ाइन है एंड जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है किसकी, कंट्रोल्स की, एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट अ डेट और फॉर अ पीरियड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर ऑडिटर पर्पस. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि जो पीरियड है वो प्रॉपर है या नहीं है. जो ये है मेरा पीरियड से रिलेटेड कि जो पीरियड स्पेसिफाई कर रखा है, जो डिज़ाइन है, डिस्क्रिप्शन है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. अब मैं अप्रैल टू मार्च की ऑडिट कर रहा हूँ और पता चला जनवरी टू दिसंबर की टाइप 2 रिपोर्ट दे रखी है. सो वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, इट इज़ इन लाइन विथ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और नॉट, सॉरी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड और नॉट. फिर मुझे ये देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है आइडेंटिफाइड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो रेलेवेंट है क्या यूजर एंटिटी के लिए, जो मैंने आपको बताया ऊपर. इवेल्युएट करना एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द टाइम इलैप्स्ड सिंस द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. मेरा टाइम पीरियड क्या है, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल टाइम पीरियड कैसे देख रहा हूँ, मैं मंथली कंट्रोल्स कितने देख रहा हूँ, मैं ईयरली कंट्रोल्स कितने देख रहा हूँ, मैं डेली कंट्रोल्स है उनका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा. सो एडीपीएससी क्या, अभी मैं बोलता हूँ कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन 3 साल में एक बार करता हूँ, वेदर इट विल बी फाइन, नो. व्हेन इट विल बी फाइन कि मैं फिजिकल वेरिफिकेशन हर मंथ करता हूँ, इट विल बी मोर लॉजिकल एंड इट विल मोर बी लाइक ऑडिटर को एक अच्छा कंफर्ट दे देगा कि हाँ यार मेरी एंटिटी हर महीने फिजिकल वेरिफिकेशन करती है. इवेल्युएट करना वेदर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म्ड बाय द सर्विस ऑडिटर एंड द रिजल्ट thereof as described in the service auditor report are relevant to the assertion in the user entity's financial statement, not provide sufficient appropriate audit evidence to support the user entity's risk assessment. मुझे ये करना है, मुझे ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने कंट्रोल टेस्ट किए उसमें रेलेवेंट असर्शन कौन कौन से इफेक्ट हुए एंड वेदर दीज आर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू असिस्ट आरएमओ. सर आपने खिचड़ी बना दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, टेंशन मतलब. अब वापस पढ़ते हैं. वापस हम लोगों ने ये पूरे ऐसे 402 के अंदर ये, अब देखो ये मेन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना. हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने खाली क्या पढ़ा है, ऐसे 402 है ना, इसके 4 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, खाली 4 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं कि ऐसे 402 में सर्विस ऐसी कब सर्विसेज मेरी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो देता है वो रेलेवेंट होगी, व्हेन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर रेलेवेंट. तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो कब रेलेवेंट होगी, व्हेन द सर्विसेज विल बी रेलेवेंट. तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को इफेक्ट कर रही है. दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि भाई प्रोसीजर है वो रिलेटेड टू जीएल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड है. फोर्थ वन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को वो इफेक्ट कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को वो इफेक्ट कर रहा है. और लास्ट वन इज कि बाई नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म बाय यूजर ऑडिटर. सो इन सब चीज़ों का इफेक्ट कर रहा है. तो मेरा क्या होगा कि भाई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो मेरा रिलेवेंट होगा. दूसरा, अब मुझे ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ. तो मैंने ये दूसरा पैरा पढ़ा, मैंने ये दूसरी चीज़ पढ़ी कि भाई मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले तो नेचर ऑफ सर्विसेज जानूंगा, मैं नेचर ऑफ सर्विसेज कहाँ से जानूंगा, यूजर कॉन्ट्रैक्ट और यूजर मैनुअल से. दूसरा मैं ये देखूंगा कि नेचर एंड मटेरियलिटी क्या है ट्रांजेक्शन और अकाउंट्स की. तीसरा डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है एंड फोर्थ वन इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप. सो ये 4 चीज़ें मैं देखूंगा और मेरा काम खत्म हो गया है. ये 2 टॉपिक मैंने है पढ़ भी लिए, बोलो है ना इजी. थर्ड वन इज ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यूजर ऑडिटर अनेबल. अब अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिल रही कि भाई मेरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रहा है, मैं इसको किस बात का पैसा दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेगा, फिर वो कॉन्टैक्ट करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर वो विजिट कर लेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, और लास्ट में क्या करेगा, वो लास्ट में बोलेगा, थक हार के बोलेगा कि भाई तो अनदर ऑडिटर को अरेंज करेगा और वो बोलेगा कि तू जा भाई वहाँ पे और तू ऑडिट करके आ. सो ये हम लोगों ने पढ़ा. अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप यूज़ कर रहे हो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को, मतलब आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप उसकी जाके ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली जो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है उसी को क्या कर रहे हो, बेस मान रहे हो और उसी को एज ए ऑडिट एविडेंस ले रहे हो कि भाई जो कंट्रोल्स है एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो मेरे इफेक्टिव है. तो आप क्या बोलोगे,
सो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे कंट्रोल्स इफेक्टिव है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे, इवेल्यूएट करोगे कि भाई जो डेट स्पेसिफाई कर रखी है रिपोर्ट के अंदर वो मेरी डेट के बराबर अलाइंड है या नहीं। अब मेरे फाइनेंशियल है अप्रैल 22 टू मार्च 23, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो भी अप्रैल 22 टू मार्च 23 होनी चाहिए। फिर दूसरा मैं देखूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो यूजर एंटिटी कंट्रोल है वो आइडेंटिफाइड है क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कि वो कितने रिलेवेंट है मेरे यूजर एंटिटी के लिए। अभी सपोज मैंने कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल देखी, ये ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंट्रोल होने चाहिए लेकिन वो नहीं है, बट वो क्या रेलेवेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो रेलेवेंट है। तीसरी चीज़ मैं टाइम पीरियड चेक करूंगा। एंड फोर्थ वन इज कौन कौन से रेलेवेंट असर्शन मेरे अफेक्ट हुए और मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू माई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, और मैं ये भी चेक कर सकता हूँ सफिशिएंट है एंड कि भाई जो डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल का वो मेरा अप्रोप्रिएट है या नहीं। सो ये आंसर आप देखोगे, ये आंसर और ये मेरा आंसर है, ये आपका मैच हो रहा है। सो आपका ऐसे 402 खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है, जोरदार। इंटीग्रेट केस सिनेरियो है बोस, ये आपको खुद को करना है, इस बार मैं नहीं करवाऊंगा। रीज़न भी अब आपको क्या हो गया कि अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो यू शुड डू बाई सेल्फ कि हाँ यार ये अब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो और आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो आपको खुद को करने के रहेंगे। सो चैप्टर 2 मेरा यहाँ पे दी एंड होता है, चैप्टर 2 हमारा यहाँ खत्म होता है। सो चैप्टर 2 का अपना दी एंड, और यहाँ पे बहुत बढ़िया ICAI ने स्कैन करने के लिए दे रखा है जिससे आप अब आपको फ्लो चार्ट किसी ऑथर के खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बॉस ICAI आपको खुद दे रहा है। सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और मैंने भी आपको ये PDF में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। अब किसी भी दोस्त भाई बंधु को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ मैं डेली अपडेट्स देता हूँ वीडियोस से रिलेटेड। सो वो आप मेरे को वहाँ पे आप हाई करके भेजो 7990722766, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हाई करके भेजो। मेरा एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे अराउंड मोर देन 100 या 150 स्टूडेंट्स है जो मेरे से जुड़े हुए हैं इस व्हाट्सएप नंबर से, जहां मैं वीडियो के डेली अपडेट्स देता हूं और दूसरी स्टफ्स रिलेटेड टू CA आपको मिल जाएगी। सो आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो कि आई वांट टू ज्वाइन इन दैट ग्रुप, सो प्लीज़ ज्वाइन मी इन दैट ग्रुप, या प्लीज़ सेंड मी द लिंक ऑफ दैट ग्रुप। सो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। 402 इज़ लाइक लिटिल बिट clumsy or little bit difficult ऐसे, but it will be easy if you have gone through this video, and फिर आप एक बार खुद से पढ़ोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर रख दूंगा, सो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। सो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने जैसा प्रॉमिस किया था पूरा वर्ड टू वर्ड अपन ने ICAI की SM से पढ़ के अपन ने खत्म कर लिया। अभी हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 3 का वीडियो आपको 2-3 दिनों के अंदर मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे चैप्टर 4 और फिर धीरे धीरे हम लोग ऑडिट भी खत्म कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑडिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यार, इतने बढ़िया टीचर से आपको पढ़ने को मिल रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।